रोशनी के बिना अर्थ पर जिंदगी शुरू ही नहीं हो सकती थी। सबसे पहले फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ने सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट किया, ऑक्सीजन रिलीज की, फिर प्लांट्स आए, फिर एनिमल्स आए और आखिरी में हम इंसान। लाइट ने ही हमारी आइज को इवॉल्व भी किया, हमारी डे और नाइट साइकिल रेगुलेट की, फायर डिस्कवर करवाया, नॉलेज को स्प्रेड किया और आज हमें स्मार्टफोन, सोलर पावर और एलईडीज तक भी ले आई है। लेकिन एक पल, सिर्फ एक पल के लिए सोचिए कि अगर सिर्फ डार्कनेस ही होती तो क्या होता। कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती, कोई ऑक्सीजन नहीं, कोई प्लांट्स, कोई फूड चेन, कोई इंसान, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक साइलेंट लाइफलेस प्लैनेट। जिंदगी का इवोल्यूशन वहीं रुक जाता, ह्यूमन रेस की कहानी तो शुरू ही नहीं होती। इसलिए आज हम लाइट की इस अमेजिंग जर्नी को समझेंगे, रिफ्लेक्शन से लेकर क्वांटम इफेक्ट्स तक। यह सिर्फ साइंस नहीं है, यह हमारे एग्जिस्टेंस की फाउंडेशन है। तो तैयार हो जाइए, चलिए इस रोशनी की कहानी को साथ में एक्सप्लोर करते हैं। हेलो, स्वागत है आपका लाइट फिनोमेना में। कहानी शुरू होती है सदियों पहले, जब लोग एमिशन थ्योरी को सच मानते थे। उन्हें यह लगता था कि लाइट दरअसल हमारी आंखों से निकलती है और ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करती है, जैसे किसी अंधेरे रास्ते में टॉर्च राह बनाता है। लेकिन 17वीं सदी में आइजैक न्यूटन के नाम के जीनियस की पैदाइश हुई, जिन्होंने अपनी कार्पसल थ्योरी यानी कि प्रकाश का कड़ी का सिद्धांत प्रस्तुत किया। न्यूटन के अनुसार लाइट टाइनी पार्टिकल से कार्पसल से बनते हैं, जो मास और वेलोसिटी के साथ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं और रिफ्रैक्शन को मैकेनिकल इंट्रैक्शन से एक्सप्लेन करती हैं। जैसे कि बिलियर्ड्स बॉल बाउंस करती है ना, ठीक वैसे ही मान लीजिए। इस कहानी को अब हम थोड़ा सा जूम इन करते हैं। न्यूटन की कार्पसल्स थ्योरी यह कहती है कि प्रकाश जो है वो टाइनी पार्टिकल्स या छोटे छोटे कणों से मिलता है। इन्हें हम कार्पसल्स भी कहते हैं। ये कार्पसल्स बहुत ही हल्के, छोटे, इलास्टिक और मासलेस होते हैं। लाइट सोर्सेज जैसे कि सन या बल्ब इन टाइनी पार्टिकल्स को हर दिशा में हाई स्पीड से स्ट्रेट लाइन में निकालते हैं। ये कण हमारी आंखों में प्रवेश कर जाते हैं और हमें विजन का सेंसेशन देते हैं। अलग अलग रंग, अलग अलग आकार के कार्पसल्स के कारण ही होता है। इस थ्योरी से आइंस्टीन ने रिफ्लेक्शन को तो आसानी से समझा दिया, लेकिन गेंद दीवार से टकरा कर वापस आती है, वैसे ही कार्पसल सरफेस से टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। रिफ्रैक्शन के लिए न्यूटन ने दरअसल ये कहा कि डेंसर मीडिया में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के कारण कार्पसल्स तेज हो जाते हैं और डायरेक्शन बदल लेते हैं। न्यूटन ने प्रेडिक्ट किया था कि लाइट डेंसर मीडिया में फास्टर जाती है। यह सिद्धांत रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की व्याख्या तो कर देता है, लेकिन इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन की व्याख्या करने में पूरी तरीके से फेल रहा और अंततः वेव थ्योरी द्वारा इसे प्रतिस्थापित कर दिया गया। अब बारी आती है ह्यूजेंस के वेव प्रिंसिपल की। उनके अनुसार प्रकाश एक तरंग है, जैसे पानी में लहरें उठती हैं ना, बिल्कुल ठीक वैसे ही। ह्यूजेंस ने कहा वेव के सामने वाले हिस्से जो हैं वो वेव फ्रंट पर हर एक छोटा सा बिंदु एक नया सोर्स बन जाता है। हर बिंदु से सेकेंडरी वेवलेट चारों तरफ फैल जाती है। फिर इन सभी छोटी छोटी तरंगों को जोड़कर नई तरंगों का सामने वाला हिस्सा यानी कि नया वेव फ्रंट बनाता है। समझ नहीं आया क्या? इमेजिन करो कि तुम तालाब में एक पत्थर फेंकते हो, इससे पानी में गोल लहरें बनती हैं और बन बनकर फैल जाती हैं। अब सोचो, उसी लहरे के किनारे पर हर बिंदु खुद एक नया पत्थर गिरने जैसा वेव फ्रंट बनाता है, यानी हर जगह से एक नई नई छोटी छोटी गोल गोल लहरें निकले। इन सभी लहरों को मिलाकर एक बड़ी गोल लहर बनती है। बस यही ह्यूजेंस का प्रिंसिपल है। उन्हें इस प्रिंसिपल से डिफ्रैक्शन कहा और प्रिंसिपल का इसी का उपयोग ऑप्टिक्स, लेंस डिजाइनिंग, एडाप्टिव डिस्टॉर्शन टेलीस्कोप, जैसे सिस्मिक मॉडलिंग जैसे मेडिकल इमेजिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब कहानी में बारी आती है एक शर्लॉक की। उन्होंने लाइट का वेव नेचर अनमास्क किया। उन्होंने एक पतले कार्ड में बहुत छोटे छोटे स्लिट किए, जो एक दूसरे से काफी करीब हो, 0.1 mm दूर। इन छेदों से उन्होंने एक अंधेरे कमरे में लेजर पॉइंटर से निकलती रोशनी गुजारी और पीछे एक सफेद स्क्रीन को ऑब्जर्व किया। उन्होंने समझा कि रोशनी सीधे नहीं जाती है। स्क्रीन पर चमकीली और काली पट्टियां, या जिसे हम फ्रिंज भी कहते हैं, वो बनती हैं, ज़ेब्रा स्ट्राइप टाइप की। अब समझिए कि यह क्यों होता है। प्रकाश दो स्लिट से निकलकर दो अलग अलग तरंगों की तरह आता है। दो लोग जैसे कि एक ही समय में पानी में पत्थर फेंकें, तब दोनों तरंगे एक साथ ऊपर की तरफ या इन फेस पर पहुंचती है। वे मिलकर और ज्यादा मजबूत हो जाती हैं और चमकीली पट्टी या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाती हैं। जब एक तरंग ऊपर और दूसरी तरंग नीचे यानी कि आउट ऑफ फेस पहुंचती हैं, वे एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं और काली पट्टी यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर तुम्हारे पास
हाँ, तुम्हारे पास 2 स्पीकर हैं। तुमने दोनों स्पीकर को 1 से 1.5 मीटर के दूर एक ही म्यूजिक प्लेयर से या ब्लूटूथ या वायर से कनेक्ट किया और एक ही सॉन्ग स्पीकर में एक साथ एक ही वॉल्यूम पर प्ले करते हैं, तब हम इसे कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। अब अगर तुम कमरे में इधर उधर घूमते हो, खासकर स्पीकर के सामने वाले हिस्से में, तो कुछ जगहों पर गाना बहुत ज़ोर से, बहुत साफ और तेज सुनाई देता है। ऐसा लगता है जैसे कि 4-5 स्पीकर एक साथ बज रहे हो। इसे ही हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, क्योंकि तरंगे एक दूसरे को मजबूत करती हैं और उन्हें स्ट्रेंथ देती हैं। कुछ जगहों पर अचानक से गाना बहुत धीमा हो जाता है या लगभग सुनाई नहीं देता। अगर तुम कान लगाकर भी सुनोगे ना तो भी नहीं सुन पाओगे। इसे ही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, जहाँ तरंगे एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं। बड़े बड़े कॉन्सर्ट में स्टेज पर कई स्पीकर लगाए जाते हैं और इंजीनियर इसी इंटरफेरेंस को समझकर ही जगह का चुनाव करते हैं ताकि पूरे हॉल में आवाज़ एक समान आए। लेज़र, 3D होलोग्राम, स्पेक्ट्रोमीटर, इंटरफेरोमीटर जैसे लीगो है जिसमें ग्रेविटेशनल वेव्स आदि को ढूंढना, ये सारे इंटरफेरेंस की प्रिंसिपल की मदद से ही बनाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे 1800 दशक में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के बारे में। इन्होंने कहा कि प्रकाश कोई अलग चीज़ नहीं है, एक्चुअली ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की ही वेव है। यानी कि बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड खुद एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है और बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड खुद एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर देती है। कंफ्यूजिंग है ना? एक्चुअली ये एक चेन रिएक्शन की तरह एक दूसरे को बनाते रहते हैं, इसलिए ये दोनों क्षेत्र साथ साथ वेव की तरह एक्सपैंड होते हैं बिना किसी मीडियम के, जैसे कि हवा या किसी भी पानी की जरूरत के। इसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन से मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड कैलकुलेट की। ये ठीक वैसी ही स्पीड थी जितनी प्रकाश की होती है। इसीलिए मैक्सवेल ने कहा कि प्रकाश दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। इसमें वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी और स्पीड होती है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी से अलग अलग चीज़ें या अलग अलग वेव बनती हैं, जैसे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, बस इनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी अलग अलग है। सूरज की रोशनी भी एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, जो सिर्फ 8 मिनट में 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करके आती है। वाईफाई, ब्लूटूथ, 5G, मोबाइल फ़ोन कॉल्स, टीवी, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, माइक्रोवेव ओवन, रडार, इवन मौसम का पता लगाने से लेकर सब कुछ। संक्षेप में कहूँ तो आज की जितनी भी वायरलेस और लाइट बेस्ड टेक्निक हैं, वो सब मैक्सवेल की इसी थ्योरी पर टिकी हुई हैं। अब हम बात करेंगे क्वांटम हाइपोथेसिस की। अब यही कहानी क्वांटम एरा में जब प्रवेश करती है, जहां क्लासिकल फिजिक्स की सीमाएं दिखने लगी थी। मैक्स प्लैंक के 1900 के ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अध्ययन ने यह प्रस्ताव देकर अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ का समाधान किया कि एनर्जी कंटिन्यूअसली एमिट होने के बजाय डिस्क्रीट या असतत पैकेट या क्वांटा के रूप में उत्सर्जित होती है। उन्होंने पाया कि एक्चुअली इंटेंसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और एक सूत्र भी दिया जो था E=hv, जहाँ h एक प्लैंक कांस्टेंट था। यहाँ एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इस खोज ने क्वांटम मैकेनिक्स को जन्म दिया, जिसने क्लासिकल फिजिक्स की उन कमियों को दूर किया जो गर्म ऑब्जेक्ट से निकलने वाली प्रकाशीय घटना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। इसी प्रिंसिपल ने प्लैंक को 1918 का नोबेल प्राइज दिलाया था। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में थर्मल स्कैनिंग, थर्मल कैमरे में और एस्ट्रोनॉमी में जो स्टार्स के टेम्परेचर को मापने के लिए स्मार्टफोन्स और जो हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं उसकी माइक्रोचिप्स में, सेमीकंडक्टर्स में, लेज़र टेक्नोलॉजीज़ में, एनर्जी एफिशिएंट एलईडीज़ में और मल्टी कलर्ड इनकैंडिसेंट बल्ब जैसे तकनीकों में भी इस प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन की। अल्बर्ट आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मॉडर्न फिजिक्स की एक बहुत ही क्रांतिकारी खोज थी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जब किसी मेटल के सरफेस पर एक खास फ्रीक्वेंसी की रोशनी पड़ती है तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। आइंस्टीन ने यह बताया कि रोशनी सिर्फ एक वेव नहीं है, बल्कि यह एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट से बनी होती है। इन्हीं पैकेट्स को हम फोटॉन कहते हैं। एक फोटॉन की एनर्जी E=hv होती है। जब फोटॉन मेटल को हिट करता है तो अपनी पूरी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को ही दे देता है। मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है उसे ही हम उसका वर्क फंक्शन कहते हैं। अगर फोटॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा हुई तो बची हुई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिल जाती है। लेकिन अगर रोशनी की फ्रिक्वेंसी एक तय सीमा से कम है तो चाहे रोशनी कितनी भी इंटेंस क्यों ना हो, इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे।
सोलर पैनल्स एक्चुअली इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। सूरज की रोशनी या फोटॉन्स जब पैनल पर पड़ती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करते हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। आपके स्मार्टफोन के कैमरे में जो इमेज सेंसर्स होते हैं ना, वो भी रोशनी को पकड़कर उसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदलने के लिए इसी प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। ऑटोमेटिक डोर्स, नाइट विजन इक्विपमेंट्स और फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशंस में भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है। आइंस्टीन को इस कार्य के लिए 1921 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला। ये क्वांटम प्रिंसिपल के विकास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अर्ली 20th सेंचुरी से वेव पार्टिकल डुअलिटी पूरी तरीके से एक्सेप्ट हो गई थी। लाइट वेव बिहेवियर जैसे कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दिखाते हैं, और पार्टिकल बिहेवियर जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक और क्वांटम इफेक्ट जो है वो क्वांटम ऑप्टिक्स का मजबूत आधार भी बनाते हैं। इसके बाद हम जिनकी बात करने वाले हैं वो दरअसल बिल्कुल एक रियल लाइफ हीरोज़ की तरह हैं। हम बात करेंगे शुजी नाकामुरा की। इनकी कहानी किसी फिल्मी हीरो से कम भी नहीं है। 1990 के दशक में जब दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक हार मान चुके थे, तब उन्होंने निश्चय कॉरपोरेशन में काम करते हुए वो करके दिखाया जो बिल्कुल नामुमकिन माना जाता था। उनकी क्रांतिकारी कार्य की श्रृंखला में सबसे पहले आता है ब्लू एलईडी। 1990 के दशक तक हमारे पास रेड और ग्रीन एलईडी तो थे, लेकिन ब्लू एलईडी नहीं थी। इसके कारण हम ट्रू वाइट लाइट नहीं बना पा रहे थे। इसके बिना कलर टीवी, स्मार्टफोन स्क्रीन और एनर्जी सेविंग की लाइटिंग जो थी वो पूरी तरीके से अधूरी थी। नाकामुरा के टेक्निकल ब्रेक थ्रू को लेकर वैज्ञानिकों के बीच बहुत मतभेद था कि नीला प्रकाश या ब्लू लाइट बनाने के लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करें। तब नाकामुरा ने सबसे कठिन रास्ता चुना था, वो था गैलियम नाइट्राइड का। सर्वप्रथम 2 फ्लो MOCVD टेक्निक विकसित की ताकि हाई क्वालिटी गैलियम नाइट्राइड के क्रिस्टल्स को बनाया जा सके। उस समय गैलियम नाइट्राइड में P टाइप लेयर बनाना बिल्कुल असंभव माना जाता था, लेकिन नाकामुरा ने थर्मल एनीलिंग के जरिए इसको मुमकिन करके दिखाया। 1993 में उन्होंने दुनिया का पहला हाई ब्राइटनेस ब्लू एलईडी पेश किया। यह व्हाइट लाइट रिवॉल्यूशन था। ब्लू लाइट के आविष्कार ने व्हाइट एलईडी का रास्ता खोल दिया था। जब ब्लू एलईडी पर येलो फास्फोरस की कोटिंग की जाती है तो वो ब्राइट व्हाइट लाइट पैदा करता है। दरअसल यही वह तकनीक है जो आज हमारे घरों में एलईडी बल्बों में इस्तेमाल होती है। पुराने बल्ब जहां 100 वॉट लेते थे, वहीं एलईडी बल्ब सिर्फ 10 वॉट में उतनी ही रोशनी देते थे। इससे बिजली के बिल और कार्बन एमिशन में तो भारी कमी आई थी। इवन आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप और टीवी की ओलेड या एमोलेड स्क्रीन RGB यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू कलर से ही मेल खाती है। सड़कों की स्ट्रीट लाइन, कार के हेडलाइंस और ट्रैफिक सिग्नल्स अब ज़्यादा ब्राइट और टिकाऊ हो गए। जैसे नाकामुरा ने एलईडी के जरिए ही लाइटिंग को बदला, वैसे ही गैलियम नाइट्राइड ने अब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को भी बदल गया है। सालों से चार्जर बनाने के लिए सिलिकॉन का इस्तेमाल होता रहा था, लेकिन सिलिकॉन की एक सीमा है, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। परंतु गैलियम नाइट्राइड जो है ये एक वाइड बैंड गैप मटेरियल है जो बिजली को सिलिकॉन के मुकाबले कहीं ज़्यादा तेज़ी और कुशलता से ट्रांसफ़र करता है। आज के ओप्पो, शाओमी, एप्पल और सैमसंग के जो प्रीमियम और फास्ट चार्जर होते हैं ना, वो इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। शुजी नाकामुरा की इस मेहनत ने उनको 2014 में इसामु आकासाकी और हिरोशी यामानो के साथ नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स से सम्मानित किया गया। उनकी इस खोज ने दुनिया को न केवल रोशन भी किया बल्कि उसे पर्यावरण के अनुकूल भी बनाया। अब चलिए समझते हैं कि दरअसल लाइट की बेसिक्स है क्या। दरअसल प्रकाश वास्तव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का ही एक रूप है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। वैज्ञानिक रूप से इस स्वरूप को वेव पार्टिकल डुअलिटी के जरिए सबसे बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। प्रकाश एक ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं और ये दोनों क्षेत्र वेव की दिशा के परपेंडिकुलर होते हैं। इसे यात्रा करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए यह वैक्यूम में भी आसानी से चल सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट से बना है जिन्हें हम फोटॉन्स कहते हैं। ये फोटॉन्स पार्टिकल की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन इनका रेस्ट मास शून्य होता है। यही वजह है कि प्रकाश कभी कभी वेव की तरह इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन भी शो करते हैं, और कभी कभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पार्टिकल्स की तरह वैक्यूम में प्रकाश की गति एक यूनिवर्सल कांस्टेंट भी है जिसे हम C से डिनोट करते हैं। गणना को या कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इसे अक्सर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड माना जाता है। यह ब्रह्मांड की सबसे तेज गति है और यूनिवर्सल स्पीड लिमिट भी मानी जाती है। कोई भी चीज़ इससे तेज नहीं जा सकती है। वैक्यूम में प्रकाश की गति मैक्सिमम होती है क्योंकि वहाँ पर कोई पार्टिकल्स नहीं होते जो तरंग को रोकें या उसको धीमा करें। प्रकाश का पूरा स्पेक्ट्रम तो बहुत बड़ा है,
हम जो देखते हैं वह विजिबल स्पेक्ट्रम है, लगभग 400 से 700 नैनोमीटर वेवलेंथ का। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रेडियो वेव से लेकर गामा रेज तक फैला हुआ है, जिसमें सब कुछ शामिल है, जैसे इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज आदि। बस इनके फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग होते हैं। अब बात करते हैं कि वेव पार्टिकल नेचर्स के बारे में। दरअसल वेव पार्टिकल डुअलिटी मॉडर्न फिजिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण और बुनियादी सिद्धांत है। यह बताता है कि लाइट और मैटर जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दोनों ही सिचुएशन के अकॉर्डिंग वेव और पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकते हैं। यानी एक ही चीज़ एक्सपेरिमेंट के आधार पर दो अलग अलग फॉर्म दिखाती है। प्रकाश की वेव नेचर जब दिखती है तब वह ट्रैवल करता है, जैसे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है। ये घटनाएं साफ बताती हैं कि प्रकाश वेव है। वहीं पार्टिकल नेचर दरअसल तब सामने आता है जब प्रकाश किसी सरफेस से टकरा कर वापस जाती है, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जहां वह ऊर्जा के छोटे पैकेट्स या फोटॉन्स की तरह बिहेव करता है और इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देता है। ये डुअलिटी क्वांटम मैकेनिक्स का अधिकार है और पूरी तरीके से इस पर बेस्ड है और कई आधुनिक तकनीकों में इन्हीं का इस्तेमाल होता है। उदाहरण के तौर पर क्वांटम क्रिप्टोग्राफी या क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन में सिंगल फोटॉन का उपयोग करके सुरक्षित कम्युनिकेशन की जाती है, क्योंकि फोटॉन्स एक क्वांटम ऑब्जेक्ट है। अगर कोई ईव्सड्रॉपर या हैकर बीच में उसे मेजर करने की कोशिश करता है तो फोटॉन्स का वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है और सेंडर या रिसीवर को तुरंत पता चल जाता है कि डेटा में छेड़छाड़ हुई है। इससे जो एन्क्रिप्शन की की है वो गणितीय रूप से हैक प्रूफ बन जाती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन्स के वेव नेचर का फायदा उठाया जाता है। उनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ लाइट की वेवलेंथ से बहुत छोटी होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सामान्य ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से लाखों गुना बेहतर रिजोल्यूशन और जूम देते हैं, जिससे वायरस, एटम, नैनो स्केल स्ट्रक्चर्स, इन सभी को बहुत आसानी से देखा जा सकता है। क्वांटम कंप्यूटिंग में सुपरपोजिशंस यानी कि एक साथ कई स्टेट में होना और इंटेंगलमेंट का उपयोग होता है, जो पार्टिकल के वेव लाइट फीचर से ही संभव है। इससे क्लासिकल कंप्यूटर्स को आसानी से तेज गणना करने में असंभव नहीं होते हैं। ये सब इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि क्वांटम स्तर पर वास्तविक क्लासिकल फिजिक्स से एक्चुअली ये थोड़ा अलग है। एक संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत की अगर हम बात करें तो वो है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये हमें ये बताता है कि एक ही समय में किसी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम दोनों को पूरी सटीकता से नहीं जाना जा सकता। जितना एक्यूरेट हम पोजीशन को मापते हैं उतना ही मोमेंटम अनसर्टेन होता जाता है और वाइस वर्सा। यह कोई मेजरमेंट एरर नहीं है बल्कि नेचर का बहुत ही फंडामेंटल नियम है, क्योंकि पोजीशन को एग्जैक्ट जानने के लिए हमें पार्टिकल्स को बहुत तेज लाइट से इल्यूमिनेट करना पड़ता है, जो मोमेंटम बदल देता है। यही वजह है कि क्वांटम वर्ल्ड में सर्टेनिटी के बजाय प्रोबेबिलिटी होती है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। लाइट का रिफ्लेक्शन वह प्रोसेस है जब प्रकाश के वेव या फोटॉन्स किसी सरफेस से टकरा कर उसी मीडियम में वापस लौटती हैं। साइंटिफिक वे में इसे दो मुख्य तरीकों से समझा जा सकता है। क्लासिकल वेव पर्सपेक्टिव के अनुसार प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जब यह किसी ओपैक या अपारदर्शी सतह से टकराती है तो सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स लाइट की एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं और इमीडिएटली उसे री एमिट कर देते हैं, जिससे प्रकाश वापस लौट आता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत ही साफ है। इंसिडेंट रे या आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण और नॉर्मल या लंब तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। यह एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। परावर्तन दरअसल दो प्रकार का होता है। स्पेकुलर नियमित या चमकीला रिफ्लेक्शन जिसे हम कह सकते हैं वो चिकनी सतह जैसे कि आईना, चमकदार धातु या शांत पानी से होता है, जहाँ सभी किरणें एक ही दिशा में वापस जाती हैं, इसलिए हमको इमेज बहुत साफ दिखती है। जबकि डिफ्यूजन, फैलावदार रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो खुरदरी सतह जैसे कि दीवार, कागज़, कपड़े, पेड़ की पत्तियों से होता है। यहाँ किरणें अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं, इसलिए हम सरफेस को या सतह को देखते हैं लेकिन साफ इमेज नहीं बनती। सुबह तैयार होते समय आईने में जब आप अपना चेहरा देखते हैं तो कार के साइड में, मिरर के पीछे में जो हम गाड़ियाँ देखते हैं, ये सब स्पेकुलर रिफ्लेक्शन है। जबकि कमरे में आ रही रोशनी दीवार या फर्श पर पड़कर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से पूरे कमरे में फैल जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो सिर्फ एक ही स्पॉट में रोशनी होती। शांत तालाब या झील में आसपास के पेड़, पहाड़ों की परछाई दिखना पानी की चिकनी सतह से स्पेकुलर रिफ्लेक्शन है। लेकिन अगर पानी में लहरें हों तो ये परछाई टेढ़ी मेढ़ी या गायब हो जाती है। शायद अब आप समझ गए होंगे। क्वांटम पर्सपेक्टिव में रिफ्लेक्शन को क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से समझा जा सकता है।
फोटॉन्स की सतह के जो फोटॉन्स है उसकी सतह के इलेक्ट्रॉनों के साथ जो इलास्टिक कोलिजन जैसे इंटरेक्शंस होते हैं, जहां ऊर्जा का नुकसान नहीं होता, सिर्फ उनकी डायरेक्शन बदल जाती है। रिचर्ड फेमैन ने इसे प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड को समझाया है। रिफ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी वेव फंक्शन के इंटरफेरेंस से तय होती है। मॉडर्न टेक में इसका उपयोग लिडार यानी कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ड्रोन, मैपिंग और लेजर बीम से ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करके उसके डिस्टेंस को मापना, जेम्स वेब या हबल जैसे बड़े टेलीस्कोप जो होते हैं वो पैराबोलिक मिरर से दूर के तारे या गैलेक्सियों का कमजोर प्रकाश कलेक्ट करके उसको फोकस कर देते हैं। लेजर डिवाइस में दो मिरर के बीच में फोटॉन्स को बार बार रिफ्लेक्ट करके उनकी इंटेंसिटी को एम्पलीफाई किया जाता है। ये एम्पलीफाई लाइट सर्जरी, कटिंग या फिर प्रिंटिंग या फिर फाइबर ऑप्टिक्स में भी इस्तेमाल होता है। पेरिस्कोप और कैलाइडोस्कोप भी इसी फिनोमिना पर आधारित है। पेरिस्कोप एक सरल ऑप्टिकल डिवाइस है जो मिरर के रिफ्लेक्शन का उपयोग करके हमको ऐसी चीजें देखने देता है जो सीधी नजर में नहीं आती। यह दो 45 डिग्री के कोण पर लगे मिरर से बनता है। एक मिरर ऊपर की तरफ देखता है और दूसरा नीचे की तरफ, जिसमें प्रकाश बार बार रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंच जाता है। दरअसल इसका उपयोग सबमरीन में जब डायरेक्ट व्यू ब्लॉक हो और पानी के ऊपर की दुनिया को देखना हो, तब मिलिट्री टैंक में सुरक्षित नजर रखने के लिए या बच्चों के खिलौनों में भी पेरिस्कोप के मजेदार शेड देखने के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है। अब बारी आती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। प्रकाश का रिफ्रैक्शन वह घटना है जब प्रकाश की किरण एक मीडियम जैसे हवा से दूसरे मीडियम जैसे वाटर या ग्लास में एंटर करती हैं और उसी समय वो अपनी डायरेक्शन बदल लेती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिफरेंट मीडियम में लाइट की वेलोसिटी भी बदल जाती है। डेंसर मीडियम में स्पीड कम होती है। दरअसल हम फिजिक्स के प्रिंसिपल की बात करें तो उसके अनुसार जब लाइट रेयर मीडियम जैसे हवा से डेंसर मीडियम जैसे पानी या कांच में जाता है तो वह नॉर्मल की ओर बेंड हो जाता है, क्योंकि वेव का एक हिस्सा पहले धीमा हो जाता है और दूसरा हिस्सा बाद में, जिससे जो वेव है या तरंग है वो बेंड हो जाती है। वहीं जब डेंसर मीडियम से रेयर में जाता है तो नॉर्मल से दूर हट जाता है और तेज हो जाता है। इसको समझने के लिए आप समझिए स्नेल लॉ। स्नेल लॉ दरअसल रिफ्रैक्शन को मैथमेटिकल फॉर्म में बताता है। यह नियम बताता है कि मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, प्रकाश उतना ज्यादा बेंड हो जाएगा। यदि आप एक गिलास पानी में पेंसिल डालें तो पानी के अंदर का पेंसिल का हिस्सा टूटा या टेढ़ा हुआ दिखता है, क्योंकि प्रकाश हवा में जाते समय जो मुड़ जाता है और इसलिए हमारी आंखों को लगता है कि पेंसिल पानी में थोड़ी झुकी हुई है। आप अपने पानी को पैरों में डालकर देखेंगे तो भी आपके पैर पानी में छोटे और मोटे दिखते हैं। वायुमंडल में हवा की डेंसिटी बदलने से तारे टिमटिमाते हैं या ट्विंकलिंग करते हैं, क्योंकि प्रकाश मुड़ता रहता है। यदि मॉडर्न टेक की बात करें तो लेंस टेक्नोलॉजी में चश्मे, कैमरे, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और बाइनोकुलर्स के लेंस जो रिफ्रैक्शन होते हैं उसमें प्रकाश को कन्वर्ट्स करते हैं या डाइवर्ज करते हैं। इससे इमेज को फोकस किया जाता है। अब बारी आती है नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक की, वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी कड़ी में हम जानेंगे कि प्रकाश का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दरअसल एक विशेष प्रकाशीय घटना या ऑप्टिकल फिनोमिना है। इसमें प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे में जाने के बजाय पूरी तरह उसी माध्यम में वापस लौट आती है। यह केवल तभी होता है जब प्रकाश डेंसर मीडियम जैसे कि कांच या पानी से रेयर मीडियम जैसे कि हवा की ओर जा रहा हो। इसके मुख्य सिद्धांत के अनुसार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए दो अनिवार्य शर्तें पूरी होनी चाहिए। प्रकाश डेंसर से रेयर मीडियम में जाना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंट उसी माध्यम के क्रिटिकल एंगल से या क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। जैसे एंगल इंसिडेंट जैसे जैसे बढ़ता जाता है, रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स मोर पैरेलल टू द सरफेस। जब आपतन कोण ठीक क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाता है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट इससे एक्सीड कर जाए तो लाइट एस्केप ही नहीं कर पाती है और 100% रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। इसे ही हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। यह रिफ्रैक्शन का स्पेशल केस है जहां प्रकाश की थोड़ी भी हानि या थोड़ा भी लॉस नहीं होता। इसी उदाहरण के रूप में देखने के लिए यदि एक गिलास पानी में आप एक लेजर पॉइंटर को नीचे से ऊपर की ओर चमकाएंगे और अगर कोण सही हो तो रोशनी पानी के अंदर ही बार बार बाउंस करती दिखेगी और बाहर नहीं निकलेगी। हीरे की चमक, जिसे आप हीरा है सदा के लिए भी कहा जाता है, वहां भी यही फिनोमेना काम करता है। चूंकि हीरे का क्रिटिकल एंगल बहुत कम होता है, इसलिए अंदर गया प्रकाश कई बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से बाउंस करता रहता है और बाहर निकलते समय बहुत चमकीला और रंगीन दिखता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इस फिनोमेना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशंस में, जैसे कि इंटरनेट में, फोन में, टीवी सिग्नल्स में लाइट पल्सेस के रूप में जो फाइबर केबल्स के अंदर भेजे जाते हैं, उसमें केबल के कोर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिससे कि प्रकाश बार बार दीवारों से बाउंस करके बिना किसी हानि के हजारों किलोमीटर की यात्रा करता है। ऑप्टिक केबल से एंडोस्कोपी, मॉडर्न कारों में जो रेंज सेंसर्स होते हैं उनमें भी इन टेक्निक का यूज किया जाता है।
अब हम बात करते हैं अपने अगले फिनोमेना की, वो है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन को समझने के लिए आपको सबसे पहले प्रिज्म को समझना होगा। लाइट जो प्रिज्म होता है, लाइट प्रिज्म मेनली रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन के सिद्धांतों पर काम करता है। ये एक ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल एलिमेंट है जिसकी दो सरफेस स्पेसिफिक एंगल पर इंक्लाइंड होती हैं। जब रे ऑफ व्हाइट लाइट प्रिज्म में प्रवेश करती है तो वो दो बार मुड़ती है। पहली सतह पर प्रकाश या हवा से जब वो कांच में जा रहा होता है या डेंसर मीडियम में जा रहा होता है रेयर से, तब यह नॉर्मल की ओर झुकती है और दूसरी सतह पर कांच से वापस हवा में निकलते समय यह नॉर्मल से दूर हटती है। प्रिज्म का त्रिकोणीय आकार या ट्रायंगुलर शेप होने से बाहर निकलने वाली किरण अपनी मूल दिशा से डेविएट हो जाती है। इसी मुड़ने के एंगल को ही एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। प्रकाश का डिस्पर्जन या जिसे हम विसरण भी कहते हैं, यह वह प्रक्रिया है जिसमें व्हाइट लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे कि जो ग्लास प्रिज्म है उससे गुजरते समय अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। साइंटिफिक रीजन यह है कि व्हाइट लाइट दरअसल 7 रंगों का मिश्रण है जिसे हम विबग्योर कहते हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। वैक्यूम में सभी कलर्स की वेलोसिटी इक्वल होती है, लेकिन ग्लास या वाटर में जैसे मीडियम में, इन मीडियम में हर रंग की वेलोसिटी अलग अलग होती है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो प्रकाश की वेवलेंथ पर निर्भर करता है। वॉयलेट लाइट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है और इसीलिए ये सबसे ज़्यादा मुड़ती है, जिससे हमको मैक्सिमम डेविएशन भी कहा हमें दिखाई देता है। रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसका डेविएशन मिनिमम होता है और ये सबसे तेज चलती है। ठीक इसी वजह से प्रिज्म में व्हाइट लाइट अलग अलग एंगल पर मुड़ता है और निकलते समय बार बार कलर्ड बैंड बनाता है, जिसे ही हम एक बड़ा स्पेक्ट्रम कहते हैं। और दो रंगों के बीच के एंगल को या उन एंगल के अंतर को हम एंगुलर डिस्पर्जन कहते हैं। जैसे बारिश के बाद सूरज निकलने पर रेनबो दिखना, वाटर ड्रॉपलेट्स का प्रिज्म की तरह काम करना, जो सूर्य की व्हाइट लाइट को रिफ्लेक्ट और डिस्पर्स करके विबग्योर रंग दिखाता है। इवन सीडी या डीवीडी की चमकदार सतह पर जो रोशनी पड़ने पर इंद्रधनुष जैसा रंग बनता है ना, या प्रिज्म या क्रिस्टल की पेंडेंट से सफेद रोशनी गुजार कर दीवार पर रंगीन स्पेक्ट्रम बनाना, इन सब के अलावा स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमैटिक एब्रेशन, ऑप्टिकल मिनरोलॉजी आदि तकनीक में भी इसी का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं एनर्जी एंड वेवलेंथ के रिलेशन की। एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ये वैज्ञानिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, फोटोन की एनर्जी कम होती जाती है और वाइस वर्सा। यह क्वांटम मैकेनिक्स का बुनियादी नियम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में गामा रेज और एक्स रेज की वेवलेंथ बहुत छोटी होती हैं, इसीलिए इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और इनकी पेनिट्रेटिंग पावर भी ज़्यादा होती है। इसीलिए गामा रेज कैंसर ट्रीटमेंट की रेडिएशन थेरेपी में और एक्स रेज हड्डियों की इमेजिंग टेक्निक में यूज़ होती है। जबकि रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स, इनकी वेवलेंथ जो है वो बड़ी लंबी होती है, इवन मीटर से किलोमीटर तक। इसीलिए इनकी एनर्जी बहुत कम होती है और इसीलिए इनका इस्तेमाल कम्युनिकेशन के लिए सुरक्षित भी माना जाता है। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, वाईफाई, मोबाइल सिग्नल, माइक्रोवेव ओवन में खाना गर्म करना आदि में इनका इस्तेमाल किया जाता है। सूरज की रोशनी में अल्ट्रावायलेट या यूवी रेज, जिनका वेवलेंथ बहुत छोटा होता है, उससे हमारी त्वचा जलती है या टैन हो जाती है। लेकिन इंफ्रारेड रेज, जिनकी वेवलेंथ थोड़ी लंबी होती है, वह सिर्फ गर्मी देती है। माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ लंबी है, इसलिए इनकी एनर्जी कम है। इसलिए ये पानी के मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करती है या उनको हिलाकर गर्मी पैदा करती है, लेकिन आपके डीएनए को कोई क्षति नहीं पहुंचाती। निश्चिंत रहें। एक्सरे मशीन में शॉर्ट वेवलेंथ की वजह से हड्डियां साफ दिखती हैं क्योंकि स्किन टिश्यू को पेनिट्रेट कर जाती हैं। इन सभी बातों का जीता जागता उदाहरण आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, जैसे पेट स्कैन, एक्सरेज, रिमोट कंट्रोल, सेल फोन्स, माइक्रोवेव्स आदि। चलते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ट्रैफिक सिग्नल्स में जब आप बात करते हैं रेड, येलो और ग्रीन कलर्स का, तो उनका चुनाव कोई संयोग से नहीं हुआ है। यह पूरी तरह से एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग, रे लाइट स्कैटरिंग लॉ, ह्यूमन आई सेंसिटिविटी और ह्यूमन फिजियोलॉजी पर आधारित है। लाल रंग की वेवलेंथ दरअसल पूरे विजिबल स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा होती है। रे लाइट स्कैटरिंग के अनुसार स्कैटरिंग की इंटेंसिटी यानी वेवलेंथ जितनी लंबी स्कैटरिंग होगी उतना कम होगा। इसका मतलब लाल रंगी है जो हवा, धूल, कोहरा, बारिश, धुआं आदि के पार्टिकल से बहुत कम बिखरता है और ड्राइवर को दूर से ही रुकने का संकेत मिल जाता है। जबकि येलो या अंबर जो कलर है वो कॉशन या प्रिपेयर टू स्टॉप के लिए यूज होता है। पीले रंग की वेवलेंथ मध्यम होती है, लाल से थोड़ी कम लेकिन हरे से थोड़ी ज़्यादा। यह रंग हमारी आंखों तक बहुत तेजी से ध्यान खींचता है क्योंकि यह हाई कॉन्ट्रास्ट देता है, खासकर नीले आसमान या डार्क बैकग्राउंड के खिलाफ।
पीला रंग ट्रांजिशन फेज के लिए परफेक्ट है। ड्राइवर को कुछ सेकंड का बफर टाइम मिलता है कि अब रुकने की तैयारी करो या चौराहा जल्दी खाली करो। कॉशन सिग्नल्स स्कूल जोन में, कंस्ट्रक्टिव एरियाज में पीला रंग का इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यह सबसे ज्यादा नोटिसेबल होता है। अब बात करेंगे ग्रीन कलर की, जो गो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हरा रंग मानव आंख की फोटोटॉपिक यानी कि फोटोपिक विजन या दिन में देखने की जो क्षमता कैपेसिटी होती है उसके लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। हमारी आंख में जो कोन सेल्स होते हैं, स्पेशली एम कोन्स, वो हरे रंग को सबसे तेज और ब्राइटनेस महसूस करते हैं। इसलिए हरा रंग कम बिजली में भी बहुत चमकीला दिखाई देता है और दिमाग इसे तुरंत सुरक्षित है के रूप में पहचान लेता है। मनोवैज्ञानिक रूप से हरा रंग शांति, सुरक्षा और प्रवाह का प्रतीक भी माना जाता है। ट्रैफिक सिग्नल की दूरी इतनी कम होती है कि हरे की थोड़ी ज्यादा स्कैटरिंग कोई खास समस्या नहीं बनाती है। शायद अब आप ये टॉपिक समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। रे स्कैटरिंग भौतिकी का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो बताता है कि जब सूर्य का प्रकाश एटमॉस्फेयर के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अणु से टकराता है तो वह चारों दिशाओं में बिखर जाता है। दरअसल यही बिखराव प्रकाश की वेवलेंथ पर निर्भर करता है। रे लाइट स्कैटरिंग लॉ, जो कि लॉर्ड रेले ने दिया था, वो कहता है कि स्कैटरिंग की इंटेंसिटी जितनी छोटी होगी स्कैटरिंग उतनी ही ज्यादा होगी। छोटी वेवलेंथ जैसे कि नीला और बैगनी कलर ज्यादा बिखरता है, जबकि लंबी वेवलेंथ जैसे कि लाल और नारंगी वो कम बिखरती है। अब सुनिए कि दिन में आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। अब तो आप जान चुके हैं कि सूर्य का प्रकाश दरअसल 7 रंगों का मिश्रण है। जब यह प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के छोटे मॉलिक्यूल्स को छोटी वेवलेंथ वाले रंगों को ज्यादा बिखेरता है। ब्लू और वायलेट की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा यानी कि चारों दिशाओं में बिखर जाते हैं। नतीजा, हमारी आंखें चारों तरफ से आने वाले बिखरने वाले नीले रंग को देखती है, इससे आसमान नीला दिखाई देता है। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि वॉयलेट क्यों नहीं दिखता। एक्चुअली सूर्य के प्रकाश में ब्लू की मात्रा वॉयलेट से थोड़ी ज़्यादा होती है और हमारी आंखों के जो कोन सेल्स है वो ब्लू रंग के प्रति थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एज कंपैरिजन टू वॉयलेट। इसलिए वॉयलेट का बिखराव ज़्यादा होने के बावजूद हमारा आसमान नीला ही दिखाई देता है। ठीक इसी तरह सूर्यास्त या सूर्योदय में आसमान लाल या नारंगी होता है। सूरज जब क्षितिज के पास होता है तो प्रकाश को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, नतीजतन ज्यादा हवा से गुजरता है। नीला और बैगनी रंग रास्ते में ही बिखर जाता है और तब सिर्फ लंबी वेवलेंथ वाले रंग जैसे लाल, नारंगी और पीला ही पहुंच पाते हैं, इसीलिए आसमान लाल या नारंगी दिखाई देता है। इसी फिनोमिना की वजह से ही समुद्र का पानी भी आपको नीला प्रतीत होता है। ब्लू स्काई इस सिमुलेशंस या कंप्यूटर ग्राफिक्स में और गेम्स को रियलिस्टिक या आसान बनाने के लिए रेलाइट मॉडलिंग का ही इस्तेमाल किया जाता है। आइए बात करते हैं टिंडल फिनोमिना की। टिंडल फिनोमिना फिजिक्स का वह फिनोमिना है एक्चुअली जिसमें किसी कोलाइडल सॉल्यूशन या बहुत महीन या सस्पेंशन में मौजूद छोटे पार्टिकल लाइट रेस को स्कैटर करते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। टिंडल इफेक्ट रे लाइट स्कैटरिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप है, लेकिन बड़े पार्टिकल्स पर होता है। जब नैरो बीम लाइट जो जैसे कि लेजर है या फ्लैश लाइट बीम है, ये छोटे कणों जैसे कि धूल, धुआं, पानी की बूंदें और दूध के कण से टकराती हैं तो वो पार्टिकल लाइट को अब्जॉर्ब करके सभी दिशाओं में री एमिट कर देती है। आपको यह जानना जरूरी है कि टिंडल इफेक्ट सिर्फ तभी दिखता है जब पार्टिकल का डायमीटर, जो लाइट की वेवलेंथ है 400 से 700 नैनोमीटर, उससे थोड़ा कम या उसके बराबर हो। ट्रू सॉल्यूशन के कण इतने छोटे होते हैं कि वो प्रकाश को बिल्कुल नहीं बिखेरते, जबकि कोलाइड में सही आकार के होने जरूरी हैं ये सारे कण। टिंडल इफेक्ट स्पष्टता दिखता है जब आप ये समझिए कि कोलाइड किस चिड़िया को कहते हैं। दरअसल कोलाइड एक ऐसा हेट्रोजेनस मिश्रण है जिसमें किसी एक सब्सटेंस के बहुत टाइनी पार्टिकल्स दूसरे सब्सटेंस के जो है उस पर सामान्य रूप से फैले होते हैं पर आसानी से नीचे बैठ नहीं पाते हैं। जैसे दूध में फैट के पार्टिकल पूरी तरीके से घुलते नहीं हैं और आसानी से नीचे भी नहीं बैठते हैं। इसके विपरीत जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो ऐसा होमोजेनस मिश्रण है जिसमें सोल्यूट पार्टिकल पूरी तरह घुल जाते हैं और इतने घुल जाते हैं कि माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देते, जैसे नमक का पानी। चलिए समझते हैं ब्लू टिंट को। रे लाइट स्कैटरिंग की तरह टिंडल इफेक्ट में भी छोटी वेवलेंथ नीला और बैगनी ज्यादा बिखेरती है, इसलिए धुएं या कोहरे में कभी कभी हल्का नीला रंग दिखाई देता है। जैसे कार के एग्जॉस्ट से निकलता धुआं नीला दिखाई देता है। जंगल में सुबह की धूप में जो पेड़ों के बीच से आने वाले सन बीम या जो गॉड रेज होती हैं वो हवा में वो मॉइस्चर और डस्ट को टिंडल इफेक्ट फिनोमिना दिखाई देती है। नीली आंखों में कोई ब्लू पिगमेंट नहीं होता। आइरिस के पीछे के हिस्से में लाइट का टिंडल स्कैटरिंग नीला रंग दरअसल पैदा करता है। बात करते हैं पोलराइजेशन की।
पोलराइजेशन इज अ की वेव पार्टिकल। ये प्रकाश का ध्रुवण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश के तरंगों के ऑसिलेशन या वाइब्रेशंस को केवल एक ही प्लेन में लिमिट कर दिया जाता है। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि प्रकाश एक ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो साधारण रोशनी जैसे सूरज बल्ब या एलईडी अनपोलराइज होती है, यानी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सभी संभावित दिशाओं में ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं और तिरछे रैंडमली वाइब्रेट करते हैं। जब इस अनपोलराइज लाइट को एक पोलराइज जैसे कि पोलराइज फिल्टर से गुजारा जाता है, तो पोलराइजर केवल उन तरंगों को पास होने देता है जिनका इलेक्ट्रिक फील्ड एक विशेष एक्सिस के पैरेलल होता है। बाकी सभी दिशाओं को बाकी सभी दिशाओं में इन पार्टिकल्स को वाइब्रेशंस ब्लॉक कर देता है। नतीजा यह होता है कि एमिटेड लाइट प्लेन पोलराइज्ड हो जाती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक ही प्लेन में वाइब्रेट करता है। पोलराइड फिल्टर्स विशेष अणुओं जैसे कि आयोडीन डोप्ड पॉलीमर चेन से बने होते हैं, जो एक दिशा में अलाइन होते हैं। ये सस्ते और आसानी से उपलब्ध हैं, इसलिए इनका ज्यादातर इस्तेमाल चश्मों में होता है। वायुमंडल में रे लाइट स्कैटरिंग के दौरान बिखरा हुआ प्रकाश आंशिक रूप से पोलराइज्ड होता है। इसी कारण आसमान का नीला रंग भी पोलराइज्ड होता है। इस समय पोलराइज सनग्लास पहनकर अगर आप आसमान देखेंगे तो वो गहरा नीला दिखाई देता है। एलसीडी स्क्रीन जैसे फोन, टीवी, कंप्यूटर आदि की स्क्रीन के आगे और पीछे दो पोलराइजर होते हैं। लाइट क्रिस्टल्स उनके बीच में वोल्टेज से रोटेट करके लाइट को पास या ब्लॉक करती हैं। पिक्सल ऑन या ऑफ होते हैं। इसी तरह 3D मूवी में इस्तेमाल होने वाले चश्मों को एक आंख के लिए हॉरिजॉन्टल पोलराइज और दूसरी आंख के लिए वर्टिकल पोलराइज्ड लेंस लगाने से दोनों आंखों को अलग अलग इमेज मिलती है, जिससे ब्रेन में डेप्थ या 3D का एक भ्रम बनता है। आइए बात करते हैं इंटरफेरेंस से डिफ्रैक्शन की। इंटरफेरेंस या व्यतिकरण और डिफ्रैक्शन या विवर्तन दरअसल प्रकाश के वेव नेचर के सबसे मजबूत और स्पष्ट प्रमाण हैं। ये दोनों घटनाएं तब होती हैं जब प्रकाश की तरंगें एक दूसरे से मिलती हैं या किसी ऑब्स्टिकल या होल से होकर के गुजरती हैं। जब दो या दो से अधिक तरंगें प्रकाश की जो एक ही फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट फेज में डिफरेंसेस वाली हों, जिसके हम कोहेरेंट स्पेस कहते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती हैं, तब एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। और जब दोनों तरंगों के जो क्रेस्ट होते हैं यानी कि शिखर और थ्रो होते हैं यानी कि गर्द, वो एक साथ मिलते हैं, तब एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, जिससे ब्राइट फ्रिंज या चमकीली पट्टी बनती है। इसे ही हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। साथ ही जब एक तरंग का क्रेस्ट जो है वो दूसरी तरंग के थ्रो से मिलता है, तब एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है। इसी से डार्क फ्रिंज यानी कि काली पट्टी बनती है। इसे ही हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। दरअसल यंग डबल स्लिट जो हमने पढ़ा था वो इसी का क्लासिक एग्जाम्पल है। साबुन की बुलबुले या तेल की पतली परत पर इंद्रधनुष जैसा जो रंग दिखता है, वो थिन फिल्म पर इंटरफेरेंस से कंस्ट्रक्टिव और डिकंस्ट्रक्टिव होता है। सीडी या डीवीडी की चमत्कार सतह पर जो रंगीन पैटर्न बनते हैं, वो माइक्रोवेव से जो ग्रूव्स होते हैं उनसे इंटरफेरेंस पैटर्न ही बनाता है। मच्छरदानी या पतली जाली से रोशनी को देखने पर बीच में चमकीली और काली रिंग या फ्रिंजेस भी दिखाई देती हैं। मॉडर्न टेक में चश्मे, कैमरा लेंस, स्मार्टफोन स्क्रीन और एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग की पतली परत चढ़ाई जाती है, ताकि ये जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उससे ग्लेयर्स यानी कि चमक को ये कम कर दें। नतीजा साफ है कि इससे आपको इमेज बहुत क्लियर दिखाई देती है। लेजर से इंटरफेरेंस पैटर्न रिकॉर्ड करके 3D होलोग्राम बनाए जाते हैं। इंटरफेरोमीटर के अंतर्गत लीगों में गुरुत्वाकर्षण तरंगों को डिटेक्ट करने में या मशीनों में बहुत छोटे बदलाव मापने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। आप समझिए डिफ्रैक्शन को। इसमें जब प्रकाश की तरंगें किसी शार्प एज यानी कि छोटे छेद या अपर्चर या ऑब्स्टिकल से गुजरती हैं, तो वो सीधी रेखा में नहीं जाती हैं, बल्कि किनारों के चारों ओर बेंड हो जाती हैं और ज्योमेट्रिकल शैडो होता है उसके अंदर भी प्रवेश कर जाती हैं। समझने के लिए अपनी 2 उंगलियों को अब बहुत करीब लाकर किसी लेजर या बल्ब की रोशनी को देखिए। बीच में धुंधली काली दिखाई दिखेंगी। यही सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है। इसी तरह छोटे छेद से टॉर्च की रोशनी डालने पर रोशनी सीधी नहीं बल्कि फैलकर गोलाकार फ्रिंज बना देती है। स्पीकर के सामने कपड़े की जाली या मच्छरदानी रखो तो साउंड वेव्स भी डिफ्रैक्शन से मुड़कर आती हैं। इसी तकनीक का उपयोग डिफ्रैक्शन जो ग्रेटिंग्स होती हैं केमिस्ट्री में होता है। इसका उपयोग एस्ट्रोनॉमी के साइंस में जब आप मेडिकल टेस्टिंग करते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन करते हैं, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल है, प्रोटीन के 3D शेप हैं, इन सब को समझने के लिए इसी तकनीक को काम में लाया जाता है। अब बात करते हैं कोहेरेंस की। कोहेरेंस या संबद्धता वैज्ञानिक रूप से प्रकाश तरंगों की वह स्थिति है जिसमें उनकी फ्रीक्वेंसी पूरी तरह समान होती है और उनके बीच के फेज या डिफरेंसेस समय के साथ स्थिर या कांस्टेंट रहते हैं। सरल शब्दों में कहूँ तो कोहेरेंस तरंगें एक दूसरे के साथ सिंक में चलती हैं, जैसे कि एक अनुशासित सेना चलती है।
सामान्य रोशनी जैसे कि मोमबत्ती, बल्ब और सूरज को इनकोहेरेंट होते हैं दरअसल, क्योंकि उसकी फोटॉन्स अलग अलग समय पर अलग अलग फेज में और रैंडम तरीके से उत्सर्जित होते हैं, इसलिए इनकी तरंगे जल्दी आउट ऑफ सिंक हो जाती हैं। दूसरी तरफ कोहेरेंट प्रकाश की तरंगे एक साथ एक ही फेज में चलती हैं, जैसे आपने देखा होगा लेजर बीम। लेजर यानी कि लाइट एम्पलीफाइड बाय स्टिमुलेटेड एमिशंस ऑफ रेडिएशंस, उसमें सभी फोटॉन्स मोनोक्रोमेटिक होते हैं और एक ही दिशा में एक ही फेज में उत्सर्जित होते हैं। इसीलिए लेजर बीम बहुत कम डाइवर्जेंस के साथ साथ दूर तक जाती है। अब हम बात करते हैं कुछ अमेजिंग स्काई फिनोमेना के बारे में। चलिए बात करेंगे आकाश के कई खूबसूरत इफेक्ट्स के बारे में, जहां पर हम फायर रेनबो, आसमान के क्षितिज के समानांतर चमकीला है और बिल्कुल आग जैसा रंगीन बैंड दिखाता है, जिसमें रेड, नारंगी, पीला, हरा सब होते हैं। सूर्य की रोशनी प्लेट शेप्ड बर्फ के क्रिस्टल से जब होकर गुजरती है तो रिफ्रैक्ट और डिस्पर्स होती है। इसके प्रभाव के लिए लेकिन एक छोटी सी शर्त है कि सूरज बहुत ऊंचा यानी कि 58 डिग्री से ज़्यादा एल्टीट्यूड पर होना चाहिए, इसलिए ये सिचुएशन गर्मियों में ज़्यादा दिखाई देती है। जो सन डॉग्स या पेरहीलिया होता है वो सूरज के चारों तरफ चमकीले धब्बे जैसे छोटे सूरज की तरह दिखता है, कभी कभी 22 डिग्री हालो के साथ। इसका मुख्य कारण है हेक्सागोनल बर्फ के क्रिस्टल से रोशनी 22 डिग्री बैंड होकर रिफ्लेक्ट होती है। अक्सर ठंडे मौसम या सरस क्राउड जो होता है उसमें ये दिखाई देते हैं। जब हम बात करते हैं कैंडल सन की, तो ये सूरज के ऊपर के नीचे लंबे चमकीली कॉलम जैसी रोशनी दिखाती है। फ्लैट आई क्रिस्टल की सतह से रिफ्लेक्शन होता है, रोशनी सीधी ऊपर नीचे बाउंस करती है। यह प्रभाव सूर्योदय या सूर्यास्त के समय ज्यादा सुंदर लगता है। 22 डिग्री हॉलो में सूरज या चांद के चारों तरफ एक साफ गोलाकार छल्ला या रिंग बन जाती है। हेक्सागोनल आइस क्रिस्टल्स में रोशनी रिफ्लेक्ट होकर 22 डिग्री मिनिमम डेविएशन पर बाहर निकलती है। दरअसल ये सारे प्रभाव आइस क्रिस्टल्स के हेक्सागोनल आकार और सही कोण पर सूर्य की रोशनी पड़ने से बनते हैं। यह आइस क्रिस्टल दरअसल प्राकृतिक प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं। अब हम बात करेंगे अब्जॉर्प्शन एंड सेलेक्टिव ट्रांसमिशन। प्रकाश का जब हम बात करते हैं कि अब्जॉर्प्शन और सेलेक्टिव ट्रांसमिशन है, ये वो प्रक्रियाएं हैं जो यह तय करती हैं कि कोई वस्तु हमें किस रंग की दिखाई देगी और प्रकाश जो है वो पदार्थ के साथ कैसा व्यवहार करेगा। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो उसके फोटॉन्स जो होते हैं वस्तु के परमाणुओं या अणुओं के इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं। अगर फोटॉन्स की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन्स को उसके एक्साइटेड स्टेट पर ले जाने के लिए सफिशिएंट है तो फोटॉन्स पूरी तरह से अब्जॉर्ब हो जाता है। यही अब्जॉर्ब एनर्जी हीट में बदल जाती है या कभी कभी फ्लोरोसेंस जैसी जो अन्य प्रक्रियाएं हैं उसमें। जो ब्लैक बॉडी जो है वो सभी विजिबल वेवलेंथ को अब्जॉर्ब कर लेती है, इसीलिए हमें काला दिखाई देता है, जैसे काला कपड़ा या कार्बन ब्लैक। अगर कोई वस्तु कुछ रंग अवशोषित कर ले और बाकी को रिफ्लेक्ट कर दे तो हम उसी रंग को देखते हैं जो रिफ्लेक्ट होती है। जैसे लाल सेब लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि नीला और हरा अब्जॉर्ब हो जाता है जबकि लाल रिफ्लेक्ट होता है। सेलेक्टिव ट्रांसमिशन ट्रांसपेरेंट और सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल पदार्थों में ज़्यादा दिखाई देता है। ये सब्सटेंस कुछ वेवलेंथ को अब्सॉर्ब करते हैं, लेकिन कुछ विशेष प्रकार के वेवलेंथ को ये अपने अंदर ट्रांसमिट होने देते हैं। उदाहरण के तौर पर लाल कांच का जो फिल्टर होता है वो केवल लाल वेवलेंथ को पास होने के लिए अलाउ करता है, बाकी जो नीला और हरा है वो सबको अब्सॉर्ब कर लेता है। इसीलिए लाल फिल्टर से निकलने पर सब कुछ लाल दिखाई देता है। किसी ट्रांसपेरेंट वस्तु का रंग वही होता है जो वह ट्रांसमिट करता है। जैसे हरा शीशा हरा दिखाई देता है क्योंकि हरा ट्रांसमिट करता है, इसीलिए पेड़ पौधे हरे दिखाई देते हैं क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो ब्लू और रेड लाइट को अब्सॉर्ब करता है फॉर फोटोसिंथेसिस। लेकिन हरा प्रकाश जो है वो रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट कर देता है, इसीलिए हमको पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। रंगीन चश्मे या सनग्लास कुछ रंग को अब्सॉर्ब करते हैं और कुछ को ट्रांसमिट करते हैं, इससे आपकी आंखों को आराम मिलता है। तो दोस्तों आज हमने समझा कि प्रकाश सिर्फ रोशनी या उजाला नहीं है, यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है और हमारी आधुनिक दुनिया का आधार भी है। न्यूटन्स ने इसे कण माना, ह्यूजेंस ने इसे तरंग माना, यंग ने इंटरफेरेंस से तरंग साबित की, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताया, आइंस्टीन ने फोटॉन से पार्टिकल नेचर दिया और आज हम जानते हैं कि प्रकाश वेव पार्टिकल ड्युअलिटी है। अद्भुत प्रकाशीय घटनाओं से उनके व्यवहार का भी पता चलता है। हमारे दैनिक दिनचर्या की तकनीकें एलईडी बल्ब, स्मार्टफोन स्क्रीन, इंटरनेट, लेजर और सोलर सेल्स के अलावा चश्मे, 3D मूवी, एमआरआई, एक्सरे, क्वांटम जो क्रिप्टोग्राफी होती है और भी बहुत कुछ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रकाश के इन खूबसूरती और नियमों को समझने में न सिर्फ हम दुनिया को बहुत बेहतर तरीके से देख पाते हैं बल्कि उसे बेहतर बनाने की ताकत भी पाते हैं। एक छोटी सी तरंग या फोटॉन ने पूरी सभ्यता को बदल के रख दिया। कल्पना कीजिए कि आपकी अगली खोज अब क्या बदल सकती है। तो कभी भी सवाल पूछना ना छोड़ें, क्योंकि जवाब में ही विज्ञान छुपा है और विज्ञान में ही मानवता का भविष्य छिपा है। मेरे साथ लगातार बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।